अभी तो रही वहां पर जी। अरे आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था, अभी आपने कहा कि आपको 40 सीटों तक और मुस्लिमों तक न सीमित किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी में मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है, फिर इन लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप तो खुद फोकस। हाँ, तो अच्छा सवाल किया आपने। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है उसको ये बताना पड़ता है, मानना पड़ता है, एफर्म करना पड़ता है कि वो भारत के संविधान को मानते हैं। तो पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने किया। मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊंगा, और जहां कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, जिम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊंगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा, और जुलाई एंड के बाद जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहाँ पर इसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी इसलिए हमने तय किया कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे, और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खां साहब जो मेरे दाई जानिब बैठे हैं, उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नकवी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। तो ये फैसला अहम फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी, और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे, और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। तो यह हम 4 बातें मुझे आपको बताना था। अगर आपके कोई सवालात है तो ज़रूर मुझसे आप पूछ सकते हैं। वेल, we will be doing membership in every part of Rajasthan, which includes the tribal area as well, and we'll do our membership. We'll be forming our organization over there. That is for sure. We'll have. Well, see, now we have started our political journey, so we'll have to first strengthen our party by forming our organizations at various levels, and this question can be answered later on. आपने अलायंस की संभावनाओं की बात की, राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस या बीजेपी से ही आपका अलायंस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रुख है, तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना कांग्रेस से होगा ना बीजेपी से होगा। ओवैसी साहब, 70 साल हो गए आपकी तकरीबन पार्टी को बने, मगर हैदराबाद के अलावा जहां आपका सांसद है वहां भी आपका एक मुख्यमंत्री के रूप में AIM का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप राजस्थान में इधर अपना वो कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा एक सवाल तो हो जान दीजिए ताकि अच्छा जवाब दे सकूं आपको। देखिए, लड़ाई जो है मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई 8 PM 9 CM की तो नहीं है। लड़ाई ये है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाने का है, आपको अपनी आवाज उठाने का है। आप ये बताइए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज से 1 महीना पहले मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग पार्टी TRS के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब KT रामाराव को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन करवाया, जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है
आप समझे बात को। अब बता दीजिए कि जितने 22-23 MP हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए। तो हमारा पूरी कोशिश ये है, और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी देना मुश्किल है मंत्री बन के। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया, उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें, और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद के हद तक हम हैं, तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूँगा। बिहार में हमारे 5 MLA हैं, महाराष्ट्र में 2 MLA हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के MP को हराकर वहां पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूं। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की लड़ाई लड़े। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर वो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं। और इसी मकसद के तहत मैं राजस्थान को आया हूं, और यही मेरा और हमारी पार्टी का मकसद होगा। तेलंगाना में एक वर्क कल्चर के मतलब वर्क बुक बना के उसके आधार पर आप इतने आगे काम कर रहे हैं। क्या राजस्थान के लिए इस तरह का कुछ नहीं, आप तो तेलंगाना में रह चुके हैं, आप तो देख चुके हैं हमारा काम, तो उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, राजस्थान की 200 विधानसभा में से 40 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिन पर फोकस क्या आप पूरी तरीके से करेंगे मेवात से लेकर के? नहीं, आप क्यों हमारे को सीमित कर दे रहे 40 तक? क्यों सीमित कर रहे हैं आप क्यों मुझे सीमित कर रहे हैं मुसलमानों के हद तक? हम सबको साथ लेंगे, सबका एतमाद हासिल करेंगे, और ये हमारे जब पार्टी के यूनिट तय करेगी कि कितने विधानसभा के सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 40 तक हम महदूद रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर, शांति के लिए क्या करेंगे? सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है राजस्थान में। हाँ, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना। आप मानते हैं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं, हाँ, कहा गया है कि आप आएंगे। नहीं, मेरी अब तक तो खराब है, मान रहे ना आप? आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, क्यों? नहीं, शांति जरूरी है, और शांति की जिम्मेदारी जो है वो सब सरकार की होती है। अगर जो सरकार फसाद को रोकने में नाकाम साबित होती है, जो सरकार परमिशन देकर गड़बड़ को रोक नहीं पाती और जिसमें दुकानों का नुकसान हो जाता है, और जो सरकार का मुख्यमंत्री वहां पर जाकर विजिट भी नहीं करता है, तो ये उनका क्या कमिटमेंट है शांति के ऊपर? आप जाएंगे सर वहां? बिल्कुल जाएंगे। हम जाना चाह रहे थे उस वक्त, तो हमको सख्ती से बोला गया कि हम रोक देंगे, परमिशन नहीं देंगे। मगर हमने अपने तरफ से वहां पर जो विक्टिम्स का लॉस हुआ उनको हमने फाइनेंशियली मदद की है। वो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन में मैं ट्विटर पे डाल दूंगा नाम पूरे। ओवैसी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रही है, गहलोत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था, मजेदार सवाल। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में MP बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है।
तो ये इल्ज़ाम लगाना ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी ज़मीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ज्ञान दे रहे हैं। एक के बाद फिर पूछ, आप आएंगे, आप हम जाएं, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं, इस बात को मीडिया में ने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी है तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। लेकिन सर वापस से और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये एक जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का। वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन लीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने नहीं कहा था कि मीडिया शुड नॉट कैरी लीक्ड वीडियोस? अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप लोग उसके पाबंद रहिए। एक के बाद आराम से। मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हाँ? मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर है। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा, सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा। आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना। वो उनकी एक जमीयतुल उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके जरिए से मुबारकबाद देता हूं, वो उसके सदर बने हैं। वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का। गंगा जमनी तहजीब को जो यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है देश के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके माने क्या होते हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है आपस में। भाई साहब देखिए, आपने देखा होगा कि एक जैन साहब को मध्य प्रदेश में सिर्फ इस शक की बुनियाद पर जान से हाथ धोना पड़ा कि वो मुसलमान है, और बीजेपी के एक्स कॉर्पोरेटर के हस्बैंड ने उनको तमाचा मार कर उनकी जान ले ली। ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है बताइए? आप एक शक की बुनियाद पर एक जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले आदमी को मारते हैं, पीटते हैं। सबसे ज्यादा यह है कि रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंच रहा है इससे। कानून की बालादस्ती जो कहते हैं उर्दू में, उसको नुकसान पहुंच रहा है इस तरह की हरकतों से। सर कश्मीर में जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, आज भी एक कुलगांव में टीचर की हत्या हुई है। कहां पे हुई? कश्मीर। अच्छा, सरकार किसकी है भाई? सरकार किसकी है? माने सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों अपॉइंट करता है? मोदी जी ने अपॉइंट किया। और पार्लियामेंट के डिबेट में जब 370 को हटाया जा रहा था तो पुकार कर पूरे देश में कह रहे थे कि आज से आतंकवाद खत्म हो गया। नहीं हुआ ना।
आप झूठे साबित हुए। अगर हत्या हो रही है, टेररिस्ट आ रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी का सबूत है। ये हम कंडेम करते हैं उन हत्याओं को, चाहे वो कश्मीरी पंडित का हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसका हुआ। इसीलिए हम कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित को आपने एक इलेक्टोरल इशू बनाया, आपने उनके सही मानों में उनकी खिदमत नहीं की, आप तो सिर्फ सियासी रोटी सेकना चाहते थे उनको। इसी वजह से वहां पर वो कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित ने प्रोटेस्ट किया पूरा। तो इस सरकार की नाकामी हम खंडन करते हैं, कंडेम करते हैं किसी किस्म का वायलेंस जो भी होगा, मगर जिम्मेदारी तो मोदी सरकार की है कि वो नाकाम साबित हो रही है वहां पर। जी आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था, अभी आपने कहा कि आपको 40 सीटों तक और मुस्लिमों तक न सीमित किया जाए, लेकिन आपकी पार्टी में मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है, फिर इन लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप तो खुद फोकस। हाँ, तो अच्छा सवाल किया आपने। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है उसको ये बताना पड़ता है, मानना पड़ता है, एफर्म करना पड़ता है कि वो भारत के संविधान को मानते हैं। तो पार्टी का इलेक्शन कमीशन ने किया। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस अलायंस में है, डीएमके है, कांग्रेस अलायंस में है, अकाली दल है, जो यूपीए की भी सपोर्ट की थी मनमोहन सिंह की। तो ऐसे कई पार्टियां जिनका नाम है, मगर जो भारत के संविधान को ही मानते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन से होता है। और हम लोग 1962 से इलेक्शन कमीशन में हमारा रजिस्ट्रेशन, जब से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। आपका सवाल था मैडम। बच्ची का? अरे बच्ची नहीं है भाई, जर्नलिस्ट है, समझ बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। Well, madam, I can use flowery language and give you great assurances. And let me finish my answer. But the proof of the pudding would be that I should walk the talk. And we'll do that. You know, I can sit here and say I can make many claims. But what I do, what our party will do, will speak more than my so-called assurance over here. But we'll definitely, take everyone along. And as far as bias is concerned, nothing to do with biasness. We will completely work hard, take everyone along. सर एक सवाल है कि जो अभी कोर कमेटी बनी है तो पार्टी कब लॉन्च होगी? नहीं, मैं तो आपसे शुरुआत में ही मैंने अपने इब्तदाई कलमात में मैंने कहा था कि जुलाई के लास्ट हफ्ते में अब से लेकर जुलाई तक ये तमाम लोग कोर कमेटी के लोग राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात को विजिट करेंगे, मेंबरशिप कराएंगे, बॉडीज बनाएंगे और इंशाल्लाह जुलाई 3rd वीक तक हम लोग एक स्ट्रक्चर पूरा पेश कर देंगे। मतलब ये जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसका कन्वीनर जनाब जमील खान साहब हैं, वो इस पर पूरा काम करेंगे। पेपर आउट होना राजस्थान में एक आम बात है, क्या मंदिर मस्जिद के अलावा बेरोजगारों के मुद्दे भी होंगे इस पर राजस्थान में? क्यों नहीं होंगे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही तो असल मुद्दे हैं, ये तो गवर्नेंस की नाकामी को साबित करता है, बिल्कुल होना चाहिए। मंगलोर की मलाला मस्जिद की बात हो, कहाँ की? मंगलोर, हाँ कर्नाटक में मंगलोर की जी। मलाली मस्जिद की बात हो, चाहे जुमा मस्जिद की वहाँ पे बात की जाए या अजमेर दरगाह की, अब तो नया नाम भी आ गया ज्ञान काफी के बाद। आपने पहले भी बोला कि अब की बार नहीं लेने देंगे बाबरी की तरह, जिस तरह से हुआ था। नहीं, बिल्कुल सवाल ही पता नहीं होता। आपको लग रहा है सही तरीके से पक्ष पेश नहीं किया? नहीं, देखिए क्या पक्ष पेश करने का है। हमने कानून बनाया 91 का, बर्खास्त, उससे आगे दो बात नहीं होनी चाहिए। भाई राजस्थान की सरकार जो है वो एक लोग कहते हैं कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? कांग्रेस उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। 153 किस लिए है भाई आईपीसी में? बकवास बोल रहे हैं, शनाब बकते हैं कि भाई ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है।
हिमाकत कर रहे हैं, हिमाकत भी नहीं बल्कि ये साजिश कर रहे हैं पूरा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया, वो कानून रहेगा और कानून के तहत आप ना मंदिर को ना मस्जिद को उसके नेचर को और कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो 5 जजेस के बेंच में थे बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सिविल टाइटल डिस्प्यूट में, पैराग्राफ नंबर 83 के आखिरी लाइन पढ़ लीजिए आप, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस कानून को वो एलिवेट कर दिए भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लेवल पर। उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी करेक्टेड बाय टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड्स एंड यू कैनॉट अप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये वर्ड्स हैं उसके। तो ये सब आप क्यों उठा रहे हैं? कानून है ना, कानून है। अब कानून को रखकर आप इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं। 1991 एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। हाँ, इसको फाइनल कैसे मानना है? इसलिए मानता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया उसको। आप डालिए, कोर्ट को जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। किसी के पास टाइम नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो जाएगा कोर्ट को, जाइए। मगर सुप्रीम कोर्ट हैज एलिवेटेड द 1991 एक्ट टू द लेवल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओवैसी साहब, मेरा सवाल है, उत्तराखंड में यूनियन सिविल कोड को लेकर के वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक कोर कमेटी बना दी और दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ ये कहना है कि अगर राजस्थान की सत्ता में आए तो वो भी इसे लागू करेंगे। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि जब लॉ कमीशन की जो पहले लॉ कमीशन के जज साहब थे, अभी तो नहीं बने, उन्होंने सबसे पूछा था, हमने लिख कर दिया था उनको कि MIM पार्टी अपोजेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हमने लिखकर उनको पूरा बताया था। वो नोट शायद हमारे फेसबुक के अकाउंट पर होगी पार्टी की, आप देख सकते, जिसमें हमने ये कहा था कि इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को आपको बरकरार रखना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात कर रहे हैं तो क्या भारत में डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो क्या उसमें शराब की पाबंदी पर नहीं जिक्र किया गया? शराब बंद करो ना। आप क्यों नहीं बंद करेंगे? आप नहीं बंद करेंगे क्योंकि शाम में 6:30 होते कि आपको टून होना है। आप बंद नहीं करेंगे, बंद कर दो। संविधान में लिखा हुआ है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और वो शराब से महिलाओं पर जुल्म होता, टक्कर देकर लोग जाने ले लेते हैं। ये तो इंपेरिकल एविडेंस है, ये शराब पीकर लोग ये काम करते हैं। आप बैन करिए, उसको बंद कर दीजिए। आप नहीं करेंगे। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि देश की जो वेल्थ है वो पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अरे देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है। ये क्या उस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो भारत में है, मगर मोदी जी सबको काम पे लगा दिया कि बेटा सब बल फोड़ा लो और खोदते रहो, कुछ निकल गया तो ले लो। बताइए आप, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन एज ए मुस्लिम, मेरा कल्चर है। क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 29 के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा प्रोटेक्शन का क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में। आप उसका जवाब दीजिए। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। आप बोलेंगे नहीं, मुसलमान 2 शादी 3 शादी 4 शादी करता। झूठ। जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, सॉरी, जो 2004 में जो डेटा है, लेटेस्ट में तो रिलीज नहीं किए, पॉलीगमी का, जो 2004 और 5 का आप देख लीजिए फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें हिंदू भी 2 शादी कर रहा, मुसलमान भी कर रहा उसमें। फिर बोलते नहीं बहुत बच्चे पैदा कर रहे, वो भी झूठ। लेटेस्ट NFHS सर्वे में कहा गया कि TFR जो मुसलमानों का जो पहले था
3.9 से अब 2.1 पे आ चुका है। और ये जो संघ परिवार के लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, अरे भाई मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर 2020 दिसंबर में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा क्योंकि हमने TFR अचीव कर लिया, मगर क्योंकि देश को बताना है मुसलमान शादी करता है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा, सब आप इंपेरिकल डेटा को मानेंगे या किसी जाहिल किस्म के नफरत भरे इंसान की बात को यकीन करेंगे आप? और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो क्या गोवा में, जहां पर बीजेपी सरकार, में चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, चलिए वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का यह कहता है कि अगर किसी हमारे हिंदू भाई बहन को 25 और 30 साल की उम्र तक औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी कर सकता है। चेंज करेंगे उसको? आप करिए, आपकी सरकार है ना, चेंज करिए, निकालिए उस प्रोविजन को आप। दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? बताइए हमको, बोलिए ना, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? एग्रीकल्चर में महिलाओं को, बेटियों को जमीन में हिस्सा देंगे नहीं देंगे? एग्रीकल्चर लैंड में क्या मुझे एग्रीकल्चर लैंड का हक मिलेगा हिमाचल में खरीदने का? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट सिर्फ नॉन हिंदूज को नहीं मिलता है, क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं? आप सबको देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, देश की समस्या बेरोजगारी है। और मैं मानता हूं बेरोजगारी का जिम्मेदार शाहजहां है। देश की समस्या इन्फ्लेशन है, मैं मानता हूं उसका जिम्मेदार औरंगजेब है। देश की समस्या कीमतों में इजाफा है, उसका जिम्मेदार बादशाह अकबर है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, भाई आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाइए आप। लोगों की जानें चले जा रही हैं शक की बुनियाद पर कि मुसलमान है, आप मार देते हैं, दंगा हो जाता है, गालियां दी जाती हैं। अगर कोई एक स्कूल के हिस्से में नमाज पढ़ता है तो उसको आप एक्शन लेते, इंक्वायरी कमेटी बिठा देते आप। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि असम में मदरसे बंद हो सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब वो पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? उनके ज्ञान में इजाफा कर सकता हूं। उनके ज्ञान में इस तरह इजाफा कर सकते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, उनके मंत्रालय में मदरसा मॉडरेशन स्कीम है, क्यों चला रहे भाई? फिर आप तो बजट पास हो रहा है ना पार्लियामेंट में उसका, यूपी में नहीं है स्कीम में जहां पर योगी मुख्यमंत्री हैं। इनको मदरसों से नफरत है तो बोलो राजा राम मोहन राय का शाखा में पढ़े थे, मदरसे में पढ़े थे? इनको मदरसों से नफरत है तो बताओ, देश की आजादी में जब तुम्हारी तो शाखा बनी नहीं थी, तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे, आप मोहब्बत चल रही थी, आपका लव अफेयर चल रहा था अंग्रेजों के साथ। इन मदरसों के जिम्मेदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसों के लोगों ने, अल्लामा फजल खैराबादी 9 मरतबा लिखकर भीख नहीं मांगी अंग्रेजों से भी जान बख्श दो, अल्लामा फजल खैराबादी फांसी पर चढ़ गए। यही मदरसों से निकलने वाले हुसैन अहमद मन्नी, महमूद हसन साहब माल्टा की जेल में थे। यही मदरसों से पढ़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोग थे। आज आप कह रहे हैं कि मदरसों से नफरत, आपको यह बात बताता है कि आपको इस्लाम से, मुसलमानों से कितनी नफरत है। और सच्चर कमेटी पढ़ लो, 3% बच्चे पढ़ते मुसलमानों के मदरसों में, सच्चर कमेटी कह रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया उसका डेटा हिंदू 9.9 क्या 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 नेशनल फैमिली हेल्थ, हाँ क्या है उसमें? हाँ हिंदू 9. क्या है TFR? हाँ, मुसलमान का कितना है? मुसलमान का है सर इसमें 2.36। उससे पहले कितना था? अरे भाई मैं थम्स अप नहीं हूं, मेरी बात सुन लो आप। हाँ, मैं कान में फूल लगा के नहीं आता हूं। उससे पहले कितना था मुसलमान का TFR? बोलो। नहीं बोलो। हाँ, अब कितना है? नहीं अरे ठहरो, अभी कितना है? हाँ, गिरा नहीं गिरा? अरे देखो मेरे भाई, TFR अगर 3 से 2.3 आ रहा है तो मामूली बात है। अरे गिरा नहीं गिरा? गिरा ना तो गिरेगा। और देखिए, जितने पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं
2030 तक पॉपुलेशन सबका स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर आपकी बात सच है तो मोदी सरकार क्यों बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों एफिडेविट दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म नहीं बनाएंगे कानून? अरे आप बड़ी ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका ही डेटा है ना, ये आपका ही डेटा है। बीजेपी दावा कर रही है कि आपसे मुसलमानों से डेढ़ गुनी, मतलब डेढ़ गुनी है हिंदुओं से मुसलमानों क्या क्या जो प्रजनन दर है। मेरे भाई, अगर फर्ज करिए मुसलमानों का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट यही रहा तो 200 साल लग जाएंगे, 200 इयर्स नहीं रहेगा, गिरते रहेगा, वो गिर रहा है ना भाई, 3% से इस पे आ गया। उनको देखिए पढ़ते नहीं है ना, सिर्फ नफरत आंख दिमाग में भरी गई है, बस मुसलमान ये कर रहा है, मैंने हिजाब खतरा देश के लिए, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, मस्जिद खतरा, अज़ां खतरा, मुसलमानों का वजूद खतरा, हम बोले जा रहे हैं। अरे भाई जो डेटा है पढ़ा करो, तो ये इनके पॉलिटिक्स है इनकी। ये सर एक सवाल है, आप जब पिछली बार जयपुर आए नहीं सर, इनसे नहीं पूछे मुझसे। सर एक राजस्थान बिहार में अगर अरे आप अच्छा नुमाइंदगी की अगर बात की जाए, आपने अभी बात शुरू की थी जब कहा था कि हम नुमाइंदगी बढ़ाएंगे, 9 MLA है राजस्थान में, 2 मिनिस्टर हैं, आप कहां तक ले जाना चाहते हैं? आपके आने के बाद कितना परसेंटेज है, घटेंगे? कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है मुसलमानों का? करीब 10-12। अच्छा, आप कितने MLA हैं? अभी 9 है हमें। हाँ, कितना परसेंटेज होगा? 9 का 4 हो गया ना, बढ़ना चाहिए ना। नहीं, आप अरे कैसे ले जाएंगे? अरे कैसे, वो आजम है, हौसला है, लेके जाएंगे, करेंगे काम। आप खाली आप ये जो 36% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, उसमें तो मुसलमान का वोट मिला, और आपको क्या दे रहे हैं? उनके मंत्री का बयान में पड़ा था, हम तो खाली खबरस्तान के जिम्मेदार हैं। ये क्या बात है ना? यही तो बात है ना। तो नाम की लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपका था कि सत्ता में क्या मिल रहा है फिर आपको? बेचारा वो एक मंत्री तो लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री को, मेरा तो सुनती नहीं है कोई बात। सर हाँ, एक और सवाल था मेरा। अने अभी अने उनका बोले। जी सर, मैं नैसावला से दिल्ली से। बिहार में कटिहार जिले में एक महनूर नाम की लड़की के साथ उसके घर वाले के बलात्कार, उसके बाद हत्या हो गया। आपके विधायक भी वहाँ खामोश है 5 नहीं गलत बात, ना गलत बात है। आदिल हमारे यूथ के लीडर हैं, वो हमारे जिम्मेदार वहां पर गए, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और पूरी जांच का मुतालबा किए, उसका कंडेम भी किया, ऐसी बात नहीं है। ना मैं टच में हूं। वो गए हैं, उनकी उस बच्ची के वालदा से, मदर से मुलाकात हुई है।